ठीक है, वापस बता देता हूं मैं एक बार। फाइल अपनी डाउनलोड होगी डाउनलोड्स में, ठीक है। जाओगे कैसे, क्लिक करोगे शो फोल्डर, ये अपनी फाइल है, इस पर राइट क्लिक करके आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो ऊपर नीचे ये तीसरा नंबर की फाइल है, एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सीरीज, इसी नाम से फोल्डर बनाओ और उसमें फाइल को ले लो। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस नाम से फोल्डर इस तरह से बन जाएगा। जैसे ही आप इस फोल्डर पर डबल क्लिक करोगे, इसके अंदर एक और फोल्डर रहेगा, उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सेटअप नाम से फाइल अपने पास आएगी। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये रन के लिए पूछेगा, आप रन पे क्लिक करोगे आगे बढ़ जाएगा। आगे जाने के बाद ये एक्सेप्ट और रीसेप्ट के लिए पूछेगा, तो अपन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट किया। यहाँ से फिर आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर देगा। तो आपको आगे यस 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 करते जाना है और आपकी फाइल आपको इंस्टॉल होके मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को उसी समय पूछ लेना, कोई मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे उस इंस्टॉलेशन को ये डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से एक आइकन बनेगा, ठीक है। ये मैंने विंडोज 7 के लिए इंस्टॉल किया था तो विंडोज 7 के लिए इंस्टॉल हो गया। आप विंडोज 8 के लिए करोगे तो 8 के लिए हो जाएगा, 10 के लिए करोगे तो 10 के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसा ही आपको एडिटर डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे सामने प्रोग्रामिंग के लिए, सी की प्रोग्रामिंग के लिए एडिटर ओपन हो जाएगा। ये हमारा सी की प्रोग्रामिंग के लिए एडिटर है, विजिबल है? Yes, sir. ओके, सो हियर दिस इज द ब्लू स्क्रीन। इसको सबसे पॉपुलर एडिटर है अपना, बाकी और भी दूसरे एडिटर में अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सबसे पॉपुलर एडिटर है इसीलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। प्लस ये थोड़ा लाइट वेट भी होता है, कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, कम छोटा डाउनलोड है, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। और अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अपन। जैसे आपको जब भी कोई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, ये जो अपना ये आ रहा है ब्लू स्क्रीन आ रही है पूरी, ये बाउंड्री आ रही है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइल का नाम आएगा, जैसे अभी नाम आ रहा है नो नेम 00, क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल बनाई नहीं है इसलिए नो नेम 00.cpp आ रहा है। आप चाहो तो अपने प्रोग्राम को सीपीपी से भी सेव कर सकते हो और आप चाहो तो सी से भी सेव कर सकते हो, क्योंकि सी प्लस प्लस सीपीपी का फुल फॉर्म होता है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस क्या है कि सी का एडवांसमेंट है, तो सी के सारे प्रोग्राम सी प्लस प्लस में भी चल जाते हैं, इसीलिए आपकी फाइल का नाम हमेशा पहले सीपीपी बताएगा। लेकिन आप इसको डॉट सी करोगे, अपनी कोई भी फाइल का नाम डॉट सी से सेव करोगे तो भी सेव हो जाएगा। आते अपन फाइल मेनू पे, फाइल मेनू पे नई फाइल बनानी तो न्यू, पुरानी अपनी प्रोग्राम फाइल को ओपन करना तो ओपन, सेव करना तो सेव, दूसरे नाम से सेव करना तो सेव एज, सेव ऑल करना है तो सेव ऑल, ठीक है। बाहर निकलना है तो क्विट है, जो मेन अपने काम में आने वाले वो ऑप्शन में बता रहा हूँ। बाहर निकलना है तो क्विट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने प्रोग्राम से बाहर निकल गया। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, वापस से शुरू कर देता हूँ। नाउ एडिट। एडिट में अगर आपको पिछला कोई आपने मान लो डिलीट कर दिया है या इनपुट किया है, उसको अगर हटाना है तो आप करोगे अंडू। अंडू की शॉर्टकट की होती है अल्टर बैक स्पेस। क्या होती है? अल्टर बैक स्पेस। ओके, रीडू की होती है शिफ्ट अल्टर बैक स्पेस। देखो अपने वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में अंडू की होती है कंट्रोल जेड, ठीक है ना। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू हो जाता है। लेकिन हर एक एडिटर का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए हम इसमें हम अगर हमें कोई भी चीज डाउनलोड करी, कुछ भी डिलीट किया है उसको वापस लाना है, अंडू करना है, पिछले किसी ऑपरेशन को वापस रिवर्स करना है तो हमें अंडू करना पड़ेगा। अंडू के लिए होता है अल्टर बैक स्पेस, ठीक है। कट के लिए इसमें शिफ्ट डिलीट होता है, जैसे उसमें कंट्रोल एक्स होता है अपने वर्ड में, इसमें होता है शिफ्ट डिलीट। कॉपी के लिए कंट्रोल इंसर्ट होता है, इसमें उसमें कंट्रोल सी होता है। पेस्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट होता है। ये कुछ मेन जो है शॉर्टकट कीज हैं, आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इन शॉर्टकट की को काम में ले सकते हो। इसके अलावा जो मेन ऑप्शन है अपना, एक है रन, कंट्रोल F9। हम जब भी कोई फाइल बनाएंगे प्रोग्राम फाइल, उसको जब हम रन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करेंगे। F9 से होता है कंपाइल और कंट्रोल F9 से होता है रन। इसका है अल्टर F9, ठीक है ना। F9 करो या अल्टर F9 करो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम एक बार कंपाइल करेंगे, तो F9 करने से क्या होगा, वो एक बार प्रोग्राम फाइल को चेक करेगा कि इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है। अगर गलती होगी तो वो हमको शो कर देगा, नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, 0 एरर बता देगा, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ F9 में, F9 प्रेस कर रहा हूँ तो अभी ये क्या बता रहा है, वार्निंग भी 0 बता रहा है और एरर भी 0 बता रहा है। अभी एक एरर यूं बता रहा है कि अभी हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना, मेन को यूज नहीं किया है। क्या होता है मेन, हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ इसको एक बार समझना है, ठीक है। तो ये हमारा एडिटर है, जो भी करेंगे कोड हम इसके अंदर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हमारी प्रोग्रामिंग का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो चीजों को फिर से एक बार वापस मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। जब हमें किसी मशीन से कुछ काम कराना होता है तो हम जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं, आदमी से आदमी, इंसान से इंसान कम्युनिकेशन करता है किसी लैंग्वेज में, उसी तरह से अगर हमें यही काम अगर मशीन से करवाना है तो हमें मशीन को उसकी भाषा में बताना पड़ता है। तो उसके लिए हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन इस तरह की लैंग्वेजेस काम में नहीं आती है, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को काम में लेना पड़ता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सबसे पहले सी का इनोवेशन हुआ था, सी प्रोग्रामिंग का, इसीलिए सी को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बात आती है सी प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग जो जैसे हर एक लैंग्वेज जो होती है, ठीक है ना, तो अगर हमें पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश को यूज में लेना पड़ेगा या हिंदी को यूज में लेना पड़ेगा। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से हम लिखते हैं या पढ़ते हैं। ओके, हेलो अरीना, आर यू देयर? Yes, sir. नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें कंप्यूटर को ये बताना है कि हम कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हैं कि आप इस तरह से काम करो, ये काम करो। तो वो काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में समझाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमें अगर इंग्लिश में कुछ समझाना है तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ए टू जेड कैरेक्टर को यूज करेंगे, 0 to 9 नंबर्स को यूज करेंगे, सिंबल्स, डॉट, कॉमा, ब्रैकेट, इस तरह से सिंबल्स को यूज करेंगे। उसी तरह से क्या होता है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका भी कुछ कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है ना। उसके भी अपने लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनको लिख के या पढ़ के हम प्रोग्राम को समझाते हैं या समझते हैं ठीक है। तो बेसिक जो कैरेक्टर सेट होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसको हमें पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर सेट होता है वो क्या बताता है कि आपके इस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर काम आएंगे, कौन कौन से नंबर्स काम में आएंगे, कौन कौन से सिंबल्स काम में आएंगे, और आप स्टेटमेंट को किस तरह से लिखोगे। ये सारी चीजें आपको एक लैंग्वेज के अंदर बताई जाती है। जैसे अगर हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखना है तो हमें पता होता है कि हमें उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में ही लिखना पड़ेगा। अब अगर हमें सब्जेक्ट पहले या ऑब्जेक्ट पहले यूज कर लें या वर्ब पहले यूज कर ले तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मीनिंग चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो हमें वो होने नहीं देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा दे रखा है, जैसा बता रखा है, जैसा रूल दे रखा है, हमको उसी रूल से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात सीधी सीधी ये है कि जब भी हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आएगी, उन चीजों को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो वो यहां से शुरू होता है कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, तो
जैसे अब जब भी हम बात करते हैं कि ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में होता है आपके क्या क्या चीज काम आती है इंग्लिश में, कैरेक्टर्स जैसे काम आते हैं। तो कैरेक्टर्स में आते हैं लेटर्स, लेटर्स होते हैं आपके कैपिटल A to Z, ठीक है, और स्मॉल A to Z, ठीक है। तो ये लेटर्स काम में आएंगे लैंग्वेज को लिखने या पढ़ने के लिए, ठीक है। नंबर्स काम में आते हैं यहाँ पे, नंबर्स कौन कौन से काम में आते हैं, 0 to 9, ठीक है। सिंबल्स काम में आते हैं, सिंबल्स कौन कौन से काम में आते हैं, जैसे हमें कोमा काम में आता है, ठीक है, डॉट काम में आता है, कोमा, डॉट और ब्रैकेट साइन काम में आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। उसके अलावा डबल कोड काम में आता है, उसके अलावा एक्सक्लेमेशन साइन काम में आता है, उसके अलावा क्वेश्चन मार्क काम में आता है। तो इस तरह से कई सारे सिंबल्स काम में लेते हैं। उसी तरह से अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ये सारी चीजें होती हैं कि लेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं अ से गण्य तक, ठीक है। और नंबर्स जो होते हैं वो यही होते हैं 0 to 9। सिंबल्स होते हैं जैसे उसमें अपूर्ण विराम होता है, ये होता है अल्प विराम, ये होता है पूर्ण विराम, ठीक है। तो चीजें क्या है कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें अपने अपनी कुछ सेटिंग्स होती है कि हमें इसमें ये लेटर्स यूज करना है जब हमें, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये सारी चीजें होती, इन चीजों को बोला जाता है कैरेक्टर सेट। क्या बोला जाता है, कैरेक्टर सेट, ठीक है ना। तो सी का जो प्रोग्रामिंग कैरेक्टर, सी का जो कैरेक्टर सेट है, ठीक है ना, सी प्रोग्रामिंग का वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। सबसे बेसिक जो चलता है इसमें कि सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें होती है हेडर फाइल्स, ठीक है ना। हेडर फाइल्स क्या होती है समझना, हम जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ चीजें हमें पहले से प्रोवाइडेड होती है जिससे हमारे काम करने में आसानी होती है, ठीक है ना। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने वक्त क्या अगर शुगर हमें चाहिए होती है या टी पाउडर चाहिए होता है, तो उस समय क्या हम शक्कर बनाने बैठते हैं या क्या हम चाय की पत्ती को बनाने बैठते हैं, नहीं, वो हमारे पास पहले से प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। अगर हमें उस समय मान लो कि अगर हमें बर्तन की जरूरत पड़ती है, क्या हम बर्तन बनाने बैठते हैं, नहीं, हमारे पास बर्तन पहले से अवेलेबल है। यानी कि हमारे जो हमें टास्क परफॉर्म करनी है उसके लिए कुछ चीजें हमें पहले से रेडीमेड अवेलेबल होती हैं। तो उन चीजों के होने से हमें क्या फायदा होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे या हम कोडिंग करेंगे उस वक्त हमें कुछ चीजें पहले से प्रोवाइडेड होगी। तो वो सारी चीजें कहाँ प्रोवाइडेड होती हैं, हमारी हेडर फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो हेडर फाइल्स जो होती है तो उसका सिंपल डेफिनेशन होता है कि द प्री डिफाइंड फंक्शन दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट और प्रोग्रामिंग। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे, पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शंस होंगे, तो वो कुछ न कुछ कोई न कोई पर्टिकुलर काम करेंगे। तो वो जो हमें पहले से प्रोवाइडेड होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारे कहाँ अवेलेबल होंगे, आपकी हेडर फाइल्स के अंदर अवेलेबल होंगे। तो जनरली जो हेडर फाइल्स काम आती हैं वो नाम बता देता हूं मैं, stdio.h, ठीक है, और conio.h, ठीक है ना। ये दो जनरली है, इसके अलावा बहुत सारी होती हैं पर हाल फिलहाल हमें इन दोनों को समझना है, ठीक है। हेडर फाइल्स हो गई। हेडर फाइल्स के बाद होती है आपके बात ठीक है ना। हेडर फाइल्स के बाद अपन बात करें तो चीज काम आती है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं समझना। कीवर्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फिक्स वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है, ठीक है ना, जिनका काल या परिस्थिति में यानी कि समय स्थान के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इज, एम, और, वाज, वर, दिस, दैट, देयर, शी, ही, इट, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स। इनका
काल या परिस्थिति में कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है, इनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। हम ही और शी को जब यूज करते हैं तो हम चाहे फ्यूचर टेंस में यूज करें, पास्ट टेंस में यूज करें या प्रेजेंट टेंस में यूज करें, उनका कभी भी मीनिंग ही का मतलब वही होता है, शी का मतलब भी वही होता है। ठीक है, देयर का मतलब वहां होता है, हियर का मतलब यहाँ होता है, दैट का मतलब वह होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्यों होता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, फिक्स हैं, जिनका मीनिंग भी फिक्स है, इनका मीनिंग कभी भी किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है। दैट आर कॉल्ड कीवर्ड। जैसे उसी तरह से हिंदी में हो गया कि वो, वह, हम, कैसे, क्यों, क्या। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड्स फिक्स हैं, पहले से दिए हुए हैं, आपको प्री डिफाइंड है, पहले से दिए हुए हैं, जिनका यूज करके आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। तो उसी तरह से हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास भी कुछ पहले से बने बनाए वर्ड्स अवेलेबल होंगे, जिनका किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा, किसी भी स्थिति में जिनका मीनिंग, जिनका भाव बदला नहीं जाएगा, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ओके, यस सर। नाउ कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, सबसे बेसिक चलता हूँ, मीनिंग अपन बाद में समझेंगे भाई इसका मीनिंग कहाँ क्या चेंज होता है। बेसिक जो मैं वो बता देता हूँ। जैसे हम बात करें वॉइड, वॉइड एक कीवर्ड है, कहाँ पे आएगा, कैसे काम आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वॉइड के अलावा होता है इंट, इंट के अलावा होता है फ्लोट, फ्लोट के अलावा होता है कैर। ठीक है ना। नाउ ये चार कीवर्ड है। नाउ इसके आगे जो कीवर्ड है वो मैं बताता हूँ। इफ, एल्स, स्विच, केस। ठीक है, इसके अलावा होता है फोर, वाइल, डू, इसके अलावा होता है ब्रेक, कंटिन्यू। ओके, तो इस तरह से कीवर्ड है, इट लिख देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे काम में आएंगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं वो कीवर्ड ये है। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड का काम है, यानी कि हमारे प्रोग्रामिंग में ये इस तरह से कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा और जो एक पर्टिकुलर स्थान पर काम में लिए जाएंगे। ठीक है, तो वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है वो भी अपन आगे देखेंगे कि कहाँ पे हम वॉइड लगाएंगे, कहाँ पे वॉइड नहीं लगाएंगे। लेकिन बेसिक जो मीनिंग होता है, कोई पूछ ले वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड क्या है, तो वॉइड एक, अगर इनको बोला जाए तो इनको बोला जाता है डेटा टाइप्स। क्या बोला जाता है, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स बोला जाता है इनको। ठीक है, इन चारों को डेटा टाइप्स भी बोला जाता है और कीवर्ड्स में भी आते हैं। डेटा टाइप इसलिए बोला जाता है कि जब हम यूजर से डेटा इनपुट करवाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें दो रोल परफॉर्म करने हैं, एक यूजर का और एक प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और एक एज अ यूजर हम क्या करते हैं, उसमें डेटा प्रोसेस करते हैं। तो जब यूजर डेटा डालता है तो उसके डेटा को हमें इन चारों टाइप से डिफाइन करना होता है कि यूजर ने डेटा डाला है वो कुछ किसी किसी भी टाइप में नहीं आता है, या इंटीजर टाइप का है, या फ्लोट टाइप का है, या कैरेक्टर टाइप का है। ये सारी चीजें हम आगे वापस पढ़ेंगे, पर हाल फिलहाल आपको ये समझना है ये चारों डेटा टाइप्स होती है। अब क्या होती है डेटा टाइप्स, हम उसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। इफ एल्स स्विच केस, ये चारों क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं ये कीवर्ड्स। ठीक है ना, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे तब इन चारों कीवर्ड को काम में लेंगे। फोर, वाइल और डू, ये तीनों जो हैं ये आपको इटरेशन स्टेटमेंट जब अपन पढ़ेंगे उस समय काम में आएंगे। ब्रेक, कंटिन्यू, ये भी आपके इसी के साथ में काम है, इनको जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू, और एक होता है आपका गो टू। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इनको बोला जाता है जंप स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में आगे और, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको यही समझना है कि ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। void, int, float, char, if, else, switch case, for, while, do, break, continue और go to। ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आते हैं, इसीलिए इसको मैंने बताया। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, वो जैसे जैसे काम में आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे।
कीवर्ड्स के बाद नंबर आता है आपके ठीक है, कीवर्ड्स के बाद नंबर आता है आपके वेरिएबल का। वेरिएबल बोलो या आइडेंटिफायर बोलो, ठीक है ना। वेरिएबल आइडेंटिफायर क्या होते हैं समझना है इसको, कि मैंने बोला आपको कि आप प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है ना, किसके लिए बनाओगे, यूजर के लिए बनाओगे, किसी न किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे। तो क्लाइंट क्या करेगा, अपना डेटा इनपुट करेगा। डेटा जब वो इनपुट करता है तो उसके डेटा को हमारे मेमोरी में लाकर सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, और उस स्पेस का कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो स्पेस हम बनाते हैं उसके अंदर, तो उसका जो नाम हम देते हैं उसको बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो इस तरह से होती है कि इट्स नेम ऑफ स्पेस in memory WHER where user values are stored, ठीक है ना। ये क्या होता है कि उस मेमोरी में उस स्पेस का नाम होता है जहां पर यूजर की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा हमें, एज अ प्रोग्रामर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूजर जो वैल्यू डालेगा उस वैल्यू को ले जाकर हमें मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मेमोरी में सेव नहीं करेंगे उस वैल्यू को तब तक हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस वैल्यू को सेव करना पड़ेगा मेमोरी, और मेमोरी में जब हमें सेव करना है तो वैल्यू को हम एज इट इज वैल्यू सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसका कोई कोई नाम देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल यूं समझो कि हमारे बर्थ होता है, हम जन्म लेते हैं, अगर हमारा नाम नहीं रखा जाए, ठीक है ना, तो दुनिया हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, हमें बुला नहीं सकती, हमें कोई काम नहीं बता सकती, या हमसे कुछ काम नहीं रहेगा उनका। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ आइडेंटिटी नहीं होती है। इसलिए हमें क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्यों दिया जाता है, कि दुनिया उस नाम से हमें जाने, उस नाम से हमारी पहचान होवे, ठीक है ना। कि उसी इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल समझे, एक क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट है, अगर 50 स्टूडेंट का कोई नाम नहीं है तो हम उस क्लास में से किस स्टूडेंट को बुलाना है ये हम बता नहीं सकते। इसीलिए हर इस दुनिया में हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, उसका कोई ना कोई नाम होता है, या उसके कोई ना कोई पहचान होती है। उसी तरह से जब हम वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, तो मेमोरी एक ब्लैंक स्पेस है। उस ब्लैंक स्पेस में हम जब कोई वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, वैल्यू को ले जाकर वहां पे जमा कर रहे हैं, तो वहां पे उस वैल्यू का हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, ताकि हम बाद में जब उसको कैलकुलेट करना हो, उसको प्रोसेस करना हो उस वैल्यू को, तो हम उस नाम से उस वैल्यू को बुला सकें, ठीक है ना। जैसे किसी का कोई नाम है, राहुल शर्मा नाम है, तो राहुल शर्मा कोई ऐसा दूसरा नहीं है, उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंख होगी, एक नाक होगा, इस तरह से ही होगा। और कोई मान लो रोहित गुप्ता है, तो उसके भी 2 हाथ, 2 नाक, एक नाक और 2 कान, इस तरह से ही होंगे। लेकिन नाम अलग अलग क्यों दिया, कि राहुल शर्मा एक अलग ऑब्जेक्ट है और रोहित शर्मा एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हमें अगर राहुल से काम होगा तो हम राहुल शर्मा को ही बुलाएंगे, और रोहित से काम होगा तो रोहित शर्मा को ही बुलाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि यूजर जो वैल्यू डालता है वो कई तरह की वैल्यू डालता है, ठीक है ना, अलग अलग तरह की वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज डालता है। तो हर एक वैल्यू को हमें सेपरेटली स्टोर करना पड़ेगा, अलग अलग नाम उनका देना पड़ेगा, ताकि हम उसको अलग अलग वापस बुला सकें, अलग अलग प्रोसेसिंग कर सकें। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। उनको आप आइडेंटिफायर भी इसलिए होता है कि जिनको जो आइडेंटिफाई कर सके, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं कि वैल्यू का ये आइडेंटिफायर है। क्यों आइडेंटिफायर है, कि ये वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स इस तरह से हैं कि जब हम वेरिएबल बनाए तो वेरिएबल क्या होगा, कोई कोई नाम ही होगा। तो उस नाम में क्या होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कोई क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं कि num1,
तो ये तो सही है, ठीक है ना, ये तो वैलिड है। लेकिन अगर मैं लिखूं वन नम तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि भाई ये तो है रॉन्ग और ये है राइट। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि नम वन जो है वो तो है रॉन्ग, सॉरी ये तो है राइट, और वन नम जो है वो क्या है, रॉन्ग है। यानी कि अगर हम किसी वेरिएबल का नाम नम वन लिखेंगे तो वो गलत तरीका है उसको लिखने का, सॉरी नम वन लिखेंगे तो वो सही तरीका है, और नम वन नम लिखेंगे तो वो रॉन्ग तरीका है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, ठीक है ना। जो हमारे नाम जो भी दे रहे हैं हम किसी भी वेरिएबल का, तो अगर हम पहला लेटर अगर न्यूमेरिक देंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। दूसरा रूल होता है कि स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्टिंग अंडरस्कोर, ठीक है ना। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा सिंबल, स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। जैसे मैं लिखूं कि num@1, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ये अलाउड नहीं है। मैं लिखूं कि %PER, ये रॉन्ग है, ठीक है। मैं लिखूं #num, तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये सारा तरीका जो है ये गलत है लिखने का, ठीक है ना, ये सारे रॉन्ग है। अंडरस्कोर अलाउड है, क्यों अलाउड है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तीसरा है कि एक होता है कि स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेस भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना, स्पेस भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि उसकी जगह हम अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं कि num1 तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना, और अगर मैं लिखूं कि num_1 तो ये राइट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो हम जब वेरिएबल बनाएंगे, हम जब उनका नामकरण करेंगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो उस समय हमें इन 3 रूल को बेसिकली फॉलो करना है। एक चौथा रूल और है, वो मैं लिख देता हूं कि कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, कीवर्ड अलाउ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कीवर्ड का मैंने बताया था कि कीवर्ड का काल परिस्थिति में मीनिंग चेंज नहीं होता है। अब उनका मीनिंग अगर चेंज नहीं होता है तो हम उनका नाम एज अ वेरिएबल काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका मीनिंग फिक्स है। तो अगर हम उनको एज अ वेरिएबल काम में लेंगे तो उनका मीनिंग हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कीवर्ड आर नॉट अलाउड। ये 4 रूल हमको फॉलो करने हैं जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे या आइडेंटिफायर बनाएंगे। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही, क्लास एंड करता हूं मैं, और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके।